चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड के में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर धमाल मचा सके। दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा हर चैप्टर से में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज को फिजिक्स क्लास 12th की। इसमें मैं लेके आया हूँ सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युतावेश तथा क्षेत्र। इसके मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और इस चक्कर में बिल्कुल ना रहें। किसी बुक में कई चैप्टर दे रखे, किसी में 13 चैप्टर हैं, किसी में 8 चैप्टर हैं, किसी में 10 चैप्टर हैं। तो ये क्या होता है चैप्टर का हिसाब के कभी कभी क्या होता है बुक वाले एक चैप्टर के ही 2 चैप्टर बना देते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं कई भागों में। ठीक है, तो उस चक्कर में ना रहे। सब ये यूपी बोर्ड के लिए मैं करा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं कहीं भी जाके, आप यूपी बोर्ड के पेपर उठा सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ है, आप इसे उठा सकते हैं। 2024 के सारे सेट उठा के देख सकते हैं, ये आपको 2024 में आया हुआ मिलेगा। क्योंकि जो यूपी बोर्ड है, और इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे कि ये जो 2024 में पेपर आया हुआ है कि ये क्वेश्चन आया 2024 में मान लिया और आपके पास कोई पेपर है 2024 का और उस पेपर में ये क्वेश्चन नहीं है, तो आप ये ना सोचें कि ये आया हुआ नहीं है यूपी बोर्ड में। क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपको ये चेक करना है कि ये 2024 में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है तो आपको अनसोल्ड पेपर लेना पड़ेगा। मेरे पास अनसोल्ड पेपर है, मैंने सबका अध्ययन किया, कई साल लोगों का जो पिछले 8 से 7 साल के जो अनसोल्ड पेपर है उन सब का अध्ययन किया यूपी बोर्ड के। तो मैंने एक ही चीज पाई कि जो यूपी बोर्ड है वो 95% पेपर पिछले कुछ सालों से ही रिपीट करता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और इस चीज को देखते हुए मैं आपके लिए स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको वे क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो अब तक नहीं आए और उनके आने के चांस बन रहे हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युतावेश तथा क्षेत्र, करेंगे इसे बहुत ही आसान तरीके से। इसका पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला महत्तम बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। अथवा में ऐसे भी पूछा जाता है, 2024 में ऐसा पूछा गया क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें। जो मैं बता रहा हूँ कि 2024 में आया तो वो आया हुआ है। ठीक है, तो आप कहीं भी जाकर चेक कर सकते हैं अनसोल्ड पेपर में। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें। तो ऐसे भी आ सकता है, ये 2024 में आया हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। करेंगे इसका सॉल्यूशन, मैं चित्र बना देता हूं इसका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों ये बना दिया मैंने चित्र। ठीक है, इसमें देखेंगे बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। माइनस क्यू और प्लस क्यू 2 बिंदु आवेश है। ठीक है, ये बल है एफ, इधर भी ये बल है एफ। ठीक है, और ये थीटा है हमारे पास, और इन ये जो बिंदु आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 12 है हमारे पास। और ये जो बल है एफ ये है और ये भी बल है एफ, तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, 12 साइन थीटा। ठीक है, 12 साइन थीटा। ये ए मान लिया बिंदु, ये बी, ये सी। ठीक है, ये ई फैक्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन, मैं इसे साफ कर रहा। और ये जो कोई बोलेगा कि गॉस की जो परमें है उसका चैप्टर अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब में एक ही है। ये विद्युतावेश तथा क्षेत्र में गॉस की परमें भी आ जाती है और कोई बुक में अलग भी दे रखा है गॉस की परमें का चैप्टर। तो इस कंफ्यूजन में ना रहे, मैं बार बार कह रहा। ठीक है, तो चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। तो करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। चित्र बन गया सॉल्यूशन में। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन वैसे करेंगे, सूत्र सिद्ध प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण तो बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है बल गुणा
एक बात और बता दूं, मैं बहुत ही सिंपल करवा रहा है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। बुक में कई पेज का मिलेगा, मॉडल भी उठाओगे कई पेज का मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, सारा कथा सी दे रखी थ्योरी, तो उसमें कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ के। मेन पढ़ना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नंबर उतने ही मिलने तो कोई चक्कर में नहीं है पढ़ना बेकार के। बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है भाई। बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, ये दी हुई है, फॉर्मूला है। अब बल कितना है हमारे पास वहां F, और बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी मतलब ये जो था, ये बना हुआ था, ये A था, ये B था, ये C था, ये लंबवत, बलों के मध्य लंबवत दूरी ये कितनी थी, 12 sin थीटा, ठीक है। तो यानी कितनी है AC, AC। और F बराबर QE, F बराबर क्या होता है QE, तो QE गुणा AC कितना है 12 sin थीटा, 12 sin थीटा, ठीक है भाई। F की जगह QE और AC 12 sin थीटा, 12 sin थीटा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम इन्हें, इनसे क्या करेंगे, ये जो Q है और ये जो 12 है इन्हें एक जगह कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास Q2L, ये हो जाएगा Q और 12 एक साथ रख लिया, बचा क्या हमारे पास E, और ये हमारे पास बचा sin थीटा, ठीक है, ये बच गया। अब क्या, ये जो Q2L है इसे क्या लिखते हैं हम P, तो ये बन जाएगा P E, इसकी जगह P E sin थीटा, ठीक है। चूंकि लिख देंगे, चूंकि Q2L बराबर काहे के है, P के है, इसे बोल लेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जब कराऊंगा, जब इसमें क्लियर करेंगे इसे, ठीक है। तो टो बराबर हमारे पास आ गया ये PE sin थीटा, ठीक है भाई। अगर यह क्या क्या कर रहा हो, यदि लंबवत रखा गया हो द्विध्रुव, तो इसमें लिख देंगे एक लाइन, यदि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो रखा हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, लंबवत रखा हो, तब थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 90, क्योंकि लंबवत है, लंबवत में कितना होगा 90, 90। अब जब थीटा बराबर 90 हो जाएगा तो हमारे पास इसका मान कितना हो जाएगा, ऐसे लिख दो, चलो रखो, तो बराबर PE sin थीटा की जगह 90, और sin 90 का मान होता है 1, तो टो बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा PE, ठीक है। तो चूंकि लिख देंगे, चूंकि sin 90 बराबर 1, ठीक है, sin 90 बराबर 1, आगे बात समझ। अब अगर हमें P का मान निकालना हो, ये काहे में होगा, टो मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम होगा, इसमें मान अधिकतम होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो थीटा है ये कम हो गया, यानी 1 हो गया। अगर ये होता, सॉरी 1 है, तो ये क्या है, मान लिया 1 है ये, तो ये इसके मान को कम नहीं करेगा, ये मान लिया 1 आ गया, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर इसका मान 30 होता, मान लिया P का मान तो है 20, E का मान है 10, ठीक है, और इसका मान हो जाता यहाँ थीटा का, क्योंकि sin 30 होता है यहाँ, तो sin 30 का मान 1/2, तो यहाँ होता 1/2, तो ये इसके मान को कम कर देता, क्योंकि अगर बटे में होगा तो इसके मान को कम कर देगा। तो अधिकतम कब होगा, जब इसके sin 90 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा खत्म, ठीक है, तो मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए अधिकतम रखते हैं सर। तो P बराबर ये हो गया, या PE बराबर, समझा रहा बिल्कुल अच्छे तरीके से, PE बराबर क्या हो जाएगा, टो मैक्सिमम, या तो टो मैक्सिमम बराबर PE, या टो मैक्सिमम PE बराबर टो मैक्सिमम। तो P बराबर यहाँ से क्या होगा बताओ, P बराबर यहाँ से क्या होगा, P बराबर ये E है, इसके नीचे चला जाएगा, तो टो मैक्सिमम बराबर हमारे पास आ जाएगा E, ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यही हमें सिद्ध करना था। फिर अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, ब्रैकेट में लिखेंगे अनुदैर्ध्य स्थिति, क्योंकि अनुदैर्ध्य भी आ सकती है, में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए।
कौन से सन में आया? 2014, 2016 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले बनाएंगे इसका चित्र, ठीक है। यही बनवा देता हूं मैं, सिंपल सा ही है, समझना भी जरूरी इस चित्र को। क्या है हमारे पास? ये दो बिंदु आवेश है, क्या? माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। माइनस क्यू और प्लस क्यू दो बिंदु आवेश है। उनसे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है यहाँ, ठीक है। कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिसकी जो टोटल लंबाई है, जिसकी, पहले ये देख लो, इसे दो भागों में जो डिवाइड कर रहा वो क्या है? O है, ठीक है। जो दो भागों में इन्हें डिवाइड कर रहा बिंदु आवेशों को, ठीक है। P तो अलग है, P तो कुछ दूरी पर स्थित है, लेकिन जो बिंदु आवेशों को दो भागों में डिवाइड कर रहा है उसकी जो वो बिंदु कौन सा है? O है, ठीक है। इन दोनों के आपस में बीच की जो दूरी है वो है 12, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच की दूरी 12 है, जब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12 है, तो इसकी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होगी? L होगी, ठीक है। और यहां से यहां तक की भी L होगी, क्योंकि जब ये L है और ये L है तभी तो ये 12 है। L प्लस L कितना? 12, टोटल 12, और ये L और ये, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब O से जो P तक की दूरी है, O से, ये O है, O से जो P तक की दूरी है वो कितनी है? R है। वो कितनी है? R है। O से P तक की दूरी है वो है R। तो जब ये यहां से यहां तक की दूरी, O से P तक की दूरी R है, तो ये बताओ मुझे कि इस टोटल की दूरी कितनी होगी? पूरे मतलब माइनस Q से P तक की दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक की तो देखो इधर की पूरी R होगी, और इससे इधर की कितनी है? L है। तो पूरे की कितनी हो जाएगी? R प्लस L, ठीक है। वेरी गुड, R प्लस L, ठीक है भाई। ये आ गया R प्लस L। अब चलो, अब यहां से देखो प्लस Q से P तक की दूरी, प्लस Q से P तक की दूरी कितनी होगी हमारे पास? प्लस Q से P तक की, देखो यहां तक तो इससे इधर की R है, लेकिन निकालनी है हमें यहाँ तक की, तो इससे इधर ये है और ये कितनी है? L, ये एक्स्ट्रा है इसमें R में, तो क्या माइनस करेंगे हम? R माइनस L, ठीक है। R माइनस L, तो हमारे पास दूरी आ जाएगी कितनी? प्लस Q से P तक की दूरी आ जाएगी, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ही चित्र आएगा, ठीक है। अब इसे आर्टिकल सिद्ध करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है, ऐसे लिखेंगे। माइनस Q से P तक की दूरी, माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है? माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है? R प्लस L टोटल, ठीक है। R प्लस L, ठीक है भाई। अब प्लस Q से P तक की दूरी, अब लिखेंगे प्लस Q से P तक की दूरी बराबर R माइनस L, यही तो होगी। देखो प्लस Q से P तक की जो दूरी है वो कितनी है? R माइनस है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E1 बराबर क्या होगा बताओ? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्या होता है फॉर्मूला वैसे? Q/R²। देखो ये है जो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R², ठीक है। ये होता है, लेकिन ये तो लिख दिया हमने। ये E1 E2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दो के लिए निकालनी है हमें। दो मतलब एक प्लस Q आवेश के कारण और एक माइनस आवेश के कारण, माइनस Q के, ठीक है। तो अभी हमने लिया प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है। तो प्लस Q से जो P तक की दूरी है वो कितनी है? R माइनस L, तो हम ये रखेंगे,
ठीक है। प्लस क्यू के कारण लेंगे तो दूरी कहाँ से कौन सी रखी जाएगी, प्लस क्यू से पी तक की जो दूरी है वो रखी जाएगी। ठीक है, तो रखेंगे क्या है हमारे पास, क्यू बटे आर स्क्वायर, दूरी कितनी है आर माइनस एल। ये जो है ये आर है दूरी के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ दूरी आर माइनस एल है तो इसलिए आर माइनस एल, और चूंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इसलिए इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आ जाओ माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू के कारण कुछ समझ में आया तो कमेंट कर दियो। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिख रहा ना क्लियर बिल्कुल। हाँ चलिए, तो E2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, ये तो है क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर था। यहाँ क्या है माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू से जो पी तक की दूरी है वो कितनी है आर प्लस एल, दूरी रखेंगे हम आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो फॉर्मूला है परिणामी तीव्रता का यानी E बराबर वो होता है हमारे पास E1 माइनस E2। एक काम करता हूँ मैं इसे ऊपर से साफ कर देता हूँ सारा, ठीक है, फिर करेंगे आगे, आसानी हो जाएगी फिर करने में। तो अब आगे देखेंगे, एक्स्ट्रा था ये मैंने साफ कर दिया। तो अब हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट, ठीक है, पहले ये कर ले और फिर ऊपर ही कर लेंगे इसे, ठीक है, फिर नीचे आ जाएंगे इधर करते हुए। तो हमारे पास जो है E बराबर होता है यानी परिणामी तीव्रता जो हमें निकालनी E1 माइनस E2, ठीक है, E बराबर हमारे पास होता है E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 है। अब E1 का जो मान है वो ये है, ठीक है, और E2 का मान हमारे पास ये है। तो E1 और E2 के जो मान है वे यहाँ रख देंगे हम, ठीक है। तो रखो E बराबर, E1 का मान कितना है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये रख दिया E1 का मान, फिर माइनस का चिन्ह बीच में है फॉर्मूले में, माइनस का बीच में लगा दिया। अब E2 का मान रखेंगे ये यहाँ, तो E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे, कहीं कहीं के लगा हुआ भी नहीं मिलता भाई, तो इस चीज कंफ्यूजन में ना रहे, ये बताऊंगा आगे, ठीक है, बन रखेंगे इसका निर्वात और वायु में। तो 1 प्लस आर का एल का स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस एल का स्क्वायर, ये रख लिया। E1 का मान यहाँ रख लिया और E2 का मान यहाँ रख लिया, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन क्या चीज आ रही है, ऊपर से क्यू कॉमन आ रहा है, इधर भी है और इधर भी है, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इधर भी 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। तो E बराबर कॉमन ले लो, ऊपर से क्यू और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है भाई, ये आ गया। और अब क्या बचा ऊपर, एक तो 1 बचा ऊपर दो इधर और नीचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। देखो अगर ध्यान से देखो, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, यही तो बचा, ये और ये, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है और फिर ये तो कॉमन में चला गया, ये चीज और ये चीज, बचा क्या 1 बटे और ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही तो बचा हमारे पास, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं हम, अब इसका क्या करो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ले लो, कैसे लोगे एलसीएम, एलसीएम लो भाई इसका, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये है, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, इन दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है, बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये दोनों हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। ऐसा कैसे ही रख लिया क्योंकि 2 और 4 तो है नहीं जो काट देंगे ना, ठीक है, तो ऐसा कैसे ही रख लिया। तो एलसीएम का मतलब क्या है, जो ये चीज है इसे, ये जो हर है इसे इससे भाग करेंगे हम, मतलब भाग करेंगे आपस में, ठीक है, तो इससे ये चीज कट जाएगी तो क्या बचेगा, ये बचेगा, इसके ऊपर गुणा हो इस 1 में, तो क्या हो जाएगी 1 में गुणा करेंगे तो सेम कौन सी वैल्यू आएगी, यही, तो क्या रखा जाएगा ऊपर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बाकी किसी का और फंडा हो अलग चीज, वो अलग अपने तरीके से भी कर सके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन मेन जो मेथड है वो यही है, बीच में माइनस का चिन्ह। अब इससे भाग करेंगे यानी कट जाएगा,
ये तो कट जाएगा, ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर से आर प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा। अब बचेगा क्या, ये बचेगा हमारे पास। अब इसके ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो लिख देंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल लो। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस वाला भी खोल लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है भाई, ये भी हमने रख लिया। ठीक है, तीनों फॉर्मूला रख लिए, तीनों फॉर्मूला को इसमें यूज होगा। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग ए क्या है आर और बी क्या है एल। तो यानी आर का स्क्वायर इसे खोल लेंगे, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab क्योंकि ए ये है बी ये है तो 2rl। ठीक है, माइनस, अब इसे खोल लो आर माइनस एल का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2rl। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा ना क्लियर उधर, हाँ दिख रहा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद इसे क्या देखते हैं, अभी हमारे पास लिखा हुआ है आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखे हुए हैं। अगर हम क्या करें, एक चीज को समझो, अगर हम क्या करें, ये आर माइनस एल है, अगर इस पे स्क्वायर ना होता, यहाँ स्क्वायर ना होता लगा हुआ, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि माइनस वाला भी है हमारे पास और एक प्लस वाला भी है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिख सकते थे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये तो लिख सकते थे। तो लिख दो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है। ठीक, लेकिन इन पर अब फिलहाल क्या है, स्क्वायर है, इस पे भी और इसके पास भी, तो इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, समझ के बात, बिल्कुल कुछ समझ में आया तो कमेंट कर दी। ठीक है, ई बराबर क्यू बटे, या क्यों ई हटा दो, ये हटा दो क्योंकि जगह कम पड़ेगी वरना उधर, ये हटा दो अभी के लिए थोड़ा, तो बराबर ही चल रहा है। ठीक है, बराबर ही चल रहा, बराबर ही चलने दो, ई के बराबर ही चल रहा है वैसे। ठीक है, तो लिख देंगे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये लिख दिया ऐसा कैसा है। अब ये जो माइनस है ये अंदर के चिन्ह बदल देगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस का आर स्क्वायर और ये माइनस का एल स्क्वायर और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2rl। ठीक है, प्लस 2rl। देखो ये माइनस का से चिन्ह बदल गया, माइनस का आर स्क्वायर हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस का एल स्क्वायर हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का 2rl हो गया। और अब बटे क्या होगा, अभी जो ये है हमने चित्र बनाया था उसमें क्या था, जो एल था वो बहुत छोटा था आर से, आर बहुत बड़ा था क्योंकि जो ओ से बी तक की दूरी थी वो आर थी चित्र में। ठीक है, तो इसलिए एल को नगण्य मान लिया जाता है, क्योंकि लिख देंगे चूंकि आर क्या है बहुत बड़ा है एल से, तो इसलिए क्या कर देते हैं एल बराबर 0, ये लिख देंगे एल बराबर 0। तो जब एल बराबर 0 हो जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। ठीक है, फॉर्मूले का भाई स्क्रीनशॉट ले लियो या लिख लियो ना, नोट करते चलो, कॉपी पेन लेके चलो, नोट्स बनाते चलो, बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। ठीक है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आर स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कट गया, एल स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कट गया, क्या बचा, अभी मैं नीचे साफ कर दूं फिर आगे चलेंगे। तो अब आगे देखेंगे, अब आगे क्या हो जाएगा, अब आगे देखो इधर ही लिख दो, इसे साफ कर दो क्या, चलो रहने दो, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, तो अब देखो 2rl ये बचा और 2rl ये, तो 2 और 2 4rl, तो क्या लिख देंगे इसे 4rl, 2rl ये 2rl ये, कितने rl हो गए 4rl। ठीक है, और बटे इसे क्या लिख देंगे तो 0 हो गया, तो ये क्या काम करेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे तो लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हो जाएगा हमारे पास 4rl बटे
इसे क्या लिख सकते हैं हम, आर की पावर 4, 2 दूनी 4, आर की पावर 4 होगी। ठीक है, और ये एक आर है, इससे काट दो या ऐसे लिख दो इसे, चलो उधर बाद में लिख देंगे, इधर ही लिख देंगे नीचे, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसे लिख देंगे 4 आर एल करके दिखाऊंगा बिल्कुल, आर की पावर 3 गुणा आर लिख सकते हैं ऐसे। तो आर से आर कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, वो लिखेंगे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्या बचेगा 4L बटे आर की पावर 3, 4L बटे आर की पावर 3। अब मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से साफ कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा, एक लाइन रहेगी बस, नोट्स बनाते चलेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, तो काहे के बराबर चल रहा है हमारे पास, किस चीज के, ई के बराबर चल रहा है सारा। ठीक है, ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ई बराबर क्यू बटे, इसे क्यू छोड़ दो, अभी यहाँ लिख लो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, 1 बटे कर लिया, ये क्यू इसके साथ ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू 4L बटे आर की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया। अब ई बराबर दिख रहा ना पूरा क्लियर, चलो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 4L को क्या लिख सकते हैं, ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, 2 बाहर ले लिया, 2 ऐसा कर लो ना, ए ऐसा करो, ये 4L है, इसे लिख लो, ये तो क्यू रहने दो, और इसे 2L को इस साइड लिख लो, और ये 2 को लिख लो अलग। ठीक है, ऐसा, ठीक है, 2 को अलग लिख लिया हमने जैसा ब्रैकेट में, बटे तो वैसे बन तो गया 2 दूनी 4 ही। ठीक है, 2 दूनी 4L, ठीक है, हो गया, बटे आर की पावर 3, आर की पावर 3। और ये जो Q2L है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, P, Q2L बराबर P, इसे बोलेंगे विद्युत ध्रुव आघूर्ण, बताया था पिछले क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो लिख देंगे E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर, इसकी जगह रख देंगे पूरे की P, और ये 2 है ही, तो ये बन जाएगा 2P बटे R की पावर 3। यही हमें सिद्ध करना था, और यदि निर्वात और वायु में हो तो K का मान हो जाएगा 1, तो यदि लिख भी देंगे, यदि K बराबर 1, तब क्या होगा, E बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R की पावर 3, क्योंकि K तो हट जाएगा, क्योंकि K का मान 1 हमने रख दिया, तो K तो खत्म हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन से सन में आया, 2017, 2020 और 2024 के FY सेट में, मैंने सेट का नाम भी लिख दिया आपकी बार, जो FY सेट था 2024 का यूपी बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना, 7 सेट बने और हर जिले में लगभग अलग सेट भेजा जाता है यूपी बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो ये हमने विचित्र बना दिया इसका, ये -Q और +Q 2 बिंदु आवेश है, इनकी बीच की दूरी कितनी है, 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, L होगी, इन्हें 2 भागों में डिवाइड करने वाला बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक की भी L होगी, पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था। ठीक है, इनसे O से ये दूरी पर कुछ बिंदु पे क्या है, P है। ठीक है, कुछ दूरी पर P है, जो जिसकी दूरी है P से और O के बीच की दूरी R है। ठीक है, फिर हमने इन्हें दोनों को मिला दिया, थीटा यहाँ कौन है, और ये क्या बन गया E1 cos थीटा, और ये क्या है E, और ये क्या है E2 cos थीटा। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा, ये बिंदु रख लेंगे PAP। ठीक है, PA, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं, हमारे पास देखो ये क्या है, अगर हम एक त्रिभुज बनाए ऐसा है, ये बन रहा है, ठीक है, और इधर ये बन रहा, तो इसमें हमारे पास लंबी है, लंब है R, और हमारे पास कर्ण भी, सॉरी आधार भी है, कितना L, कर्ण नहीं है, इसे क्या बोल लेंगे, कर्ण नहीं है। तो कर्ण कैसे निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे हम पहले इसका पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय से पहले निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसे नोट कर लेना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
यही तो, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब कितना है एल, सॉरी आर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, आर का स्क्वायर प्लस एल आधार, ये आधार एल का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर चल रहा। अब अगर हमें निकालना है इसमें कर्ण, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा और इस पर रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो हमारे पास कर्ण कितना आ गया ये, और चूंकि पी ए किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, तो क्या लिख देंगे यहाँ, इसकी भी दूरी यही होगी, इसका भी कर्ण यही होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर्ण निकाल कर देख लो, यही आएगा, लंब आधार कर्ण तो फिर भी यही आना। तो चित्र में ये भी लिख लेना, एक मेंशन कर लेना। और ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि पी से चाहे प्लस के यू से पी तक की दूरी भी हो तब भी यही है, और माइनस के यू से पी तक की दूरी हो तब भी यही है, ठीक है। रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यही रखा जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रखेंगे, ठीक है। चित्र भी मैं साफ कर रहा, सब याद रखना आपको, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि एक साथ इतना रखना सब पॉसिबल नहीं है। तो आप नोट कर लेंगे कि रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हमने दूरी निकाल दी, तो ये हम रखेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हमने साफ कर दिया, अब करेंगे इसका आगे से सोल्यूशन, ठीक है। वहां तक हो गया था, अब चलेंगे, अब लिखेंगे हम प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे, बताओ क्या होगा, क्यू बटे दूरी कितनी रखेंगे हम, चाहे प्लस क्यू हो और चाहे माइनस क्यू हो, दूरी कितनी रखी जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही रखी जाएगी। और चूंकि फॉर्मूले में हमारे पास आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसका भी क्या होगा, दूरी का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। और अब इसे स्क्वायर को यहीं हटा लो, क्योंकि स्क्वायर किसे खत्म कर देगा, रूट को खत्म कर देगा। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर हमारे पास, या यहीं लिख लेते हैं इधर, E1 बराबर क्या हो जाएगा, यहीं बराबर करके लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायर जो है वो रूट को खत्म कर देगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा क्लियर, चलो ये हो गया सही। अब आ जाओ माइनस क्यू के कारण, तो लिख देंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, दिख रहा ना, बस दिखना चाहिए, कुछ छूटे ना, ठीक है। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई, बताओ एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे क्या होगा, इसका भी यही होगा, ठीक है, इसका भी यही होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दूरी सेम है इसलिए दोनों का ये बराबर, इसका भी क्या लिख लेंगे हम ऐसे कैसा ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भाई, ये हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ई का निरक्षीय स्थिति में, वो क्या होता है, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हमारे पास E बराबर होता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब क्या करते हैं हम, E बराबर E1 cos थीटा, E1 का मान ये है और E2 का मान ये है, ये मान यहाँ रख लेंगे, ठीक है। तो E1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा E1 की जगह ये वाला मान पूरा यहाँ रख लिया E1 की जगह, ठीक है। बचा क्या, कोस थीटा इसके साथ ऐसा का ऐसा ही, फिर प्लस E2 का मान ये पूरा का पूरा ये यहाँ रख लो E2 की जगह, ठीक है, रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रख लिया, कोई दिक्कत नहीं आता। और कोस थीटा इसके साथ चल ही रहा हमारे पास ये, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, अब या तो ऐसा कर लो, या तो ये भी सेम है ये भी सेम, या तो कर लो इसे 2 गुणा, क्या कर लो 2 गुणा 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। या तो ऐसा कर लो, या फिर इसे ऐसे लिख लो, कॉमन मान के लिख लो, जिससे समझ में आएगा, ठीक है। ई बराबर, ये कॉमन क्या ले लो इसमें से, वैसे तो सारा ही आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोस थीटा छोड़ दो और ये मान लो कि कॉमन है, दिमाग में अपने, ठीक है। तो क्या कॉमन है, 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये कॉमन मान लिया हमने, ठीक है। तो ये इधर से भी और इधर से भी, तो क्या बचा हमारे पास कोस थीटा, और कॉमन तो इधर से भी है, तो इधर भी क्या बचा कोस थीटा, कोस थीटा प्लस कोस थीटा, यही तो बचा। और एक कोस थीटा एक कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा बच गए, डायरेक्ट यही लिख लो, क्या बच गए 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा, यही तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं याद है। तो ये आ गया हमारे पास, ये कोस थीटा ये है, एक कोस थीटा ये है, 2 कोस थीटा हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब हमारे पास जो कोस थीटा का मान है वो रखे हैं। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर बताओ, लाल बटे कक्का से, याद है, लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार क्या है, क्या है आधार, आधार बताओ क्या है। आधार था इधर, ये बनाया था त्रिभुज ऐसे, ये आधार था एल, ये क्या था लंब यानी आर, ये क्या था रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो था। अब आधार बटे कर्ण है, आधार कितना एल बटे कर्ण कितना रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो जो कोस थीटा का मान कितना आ गया, एल बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये जो मान है कोस थीटा का, ये यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहीं कहीं भाई के लगा हुआ नहीं मिलने का तुम्हें, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो रख सकते हैं हम, लेके चलेंगे, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होने की, बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। बाद में जाके इसका मान 1 रख लेंगे कि निर्वात तो वायु में रखा, तो इसलिए के का मान 1 है, ठीक है। कोस थीटा की जगह रखेंगे हम एल बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये जो कोस थीटा है इसकी जगह ये मान हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, अब ये क्या बन गया ऊपर Q2L, वही फॉर्मूला बन गया P वाला, ठीक है। तो चलो E बराबर 1/4πε0 के, इसे एक जगह कर लो सारे को, क्या बन जाएगा Q2L बटे, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो भाई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर, इसका मतलब कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1। और अब अगर हम रूट है, रूट हटाते हैं तो पावर कितनी आएगी, पावर कितनी आएगी, रूट हटाते हैं हम 1/2, ठीक है, 3 ध्यान रखना। तो अभी एक स्टेप और बढ़नी पड़ेगी हमें, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो Q2 और L इन्हें एक जगह रख लिया, बटे क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और गुणा में इसे क्या लिखेंगे हम, गुणा में ही तो है सारे, इसे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, रूट हटा दिया और 1/2 पावर लगा दी, ठीक है, लगा सकें क्योंकि रूट हटा दिया और पावर लगा दी 1/2, यहाँ भी रूट होगा हम 1/2 लगा सकते हैं पावर, ठीक है। अब E बराबर 1/4πε0 के, इसकी जगह रख देंगे हम P, ठीक है, P, ये तो बताते आराम है, पिछले पहले क्वेश्चन था कि इसकी जगह P रख दिया, Q2L P आ गया। अब ये देखो इसकी पावर 1 है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, वो इसकी तो 1 है क्योंकि है नहीं कुछ, तो 1, और इसकी कितनी है तो दोनों सेम ही, आधी यानी 1/2, तो दोनों को पावर गुणा में पावर जुड़ जाती है, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 हुआ। अब 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या होएगा, एलसीएम ले लो इसका, 2 आ गया, इसके बटे 1 मान लो, क्या आ जाएगा बताओ
इसकी सब भाग करेंगे 2, 2 के ऊपर गुणा, 2 एकम 2, फिर प्लस 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, तो क्या आ गया 3/2, तो पावर आ गई हमारे पास 3/2। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। भिन्ने कैसे जोड़ी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देंगे, इसे अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, नीचे जगह है ना बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये आ गया हमारे पास P/r² प्लस L² की पावर 3/2। ठीक है, अब चूंकि वही वाली कंडीशन लगेगी, चूंकि हमारे पास, इसे थोड़ा सा आप कर लूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ लेना हो नोट करते चलो। अभी फिर वही लिखेंगे, क्योंकि जो L है वो क्या है, बहुत छोटा है R से, यानी R क्या है, बहुत बड़ा है L से, तो इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए L बराबर 0, इसलिए L बराबर 0। तो जब L बराबर 0 हो जाता है तो ये तो हो गया 0 खत्म। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे ये तो 0 हो गया, तो यानी क्या हो गया R², डायरेक्ट लिख दो, ये तो 0, वो R² पे ही चढ़ेगी पावर, तो R² की पावर 3/2, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, या इसे क्या लिख सकते हैं, गुणा में ही तो है, गुणा 3/2 पावर में, पावर पावर है, नीचे नहीं है कुछ भी। ठीक है, पावर पावर, तो 2 से 2 कट गया, तो E बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/r की पावर 3, 2 से 2 तो कट गया, तो ये आ गया हमारे पास इसका व्यंजक। और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और यदि ऐसा करेंगे, यदि k बराबर 1, क्योंकि निर्वात में रखी हो, तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हट जाएगा, क्योंकि 1 रख दिया, P/r की पावर 3, तब ये हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। गॉस की प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए। ठीक है, अथवा में ऐसे भी आता है क्वेश्चन, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये ना सोचो कि ये जो मैंने ऊपर लिखा तो ये 2020, 22 और 23 में ही आया हुआ और बाकी में ही आया हुआ 24 में, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आए हुए मतलब दोनों में इकट्ठे लिख दिए मैंने कि इस क्वेश्चन में, इस सन में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, कौन से में आया 2020, 2022, 2023 और 2024 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे कि नहीं आता, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, गॉस की प्रमेय से रिलेटेड पक्का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, अब 2024 का अगर बताना चाहूं मैं, 2024 के कौन से सेट में आया, तो 2024 के सेट में आया था FU में, FU सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, गॉस की प्रमेय लिखिए। ठीक है, गॉस की प्रमेय है ये लिखेंगे हम, शॉर्ट क्वेश्चन में करा दूंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी किसकी जरूरत है, जो मेन क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी सहायता से, यानी गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये आर्टिकल है, इसे सीधा हम करेंगे फॉर्मूले को। ठीक है, अभी चित्र बना हुआ है, इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये गॉसीय पृष्ठ है, ये क्या है, प्लस प्लस करते हैं, बहुत ही आसान है, बेलनाकार का है, बेलनाकार है। ठीक है, और ये ई वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पी बिंदु है। ठीक है भाई, यहाँ पे ई वेक्टर है, और ये S1 पृष्ठ है इसका, ये S2 पृष्ठ है, और ये S3 पृष्ठ है, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है टोटल, ये कितनी है, L है। बस आसान सा चित्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे करते हैं इसका सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अब इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। बुक में और मॉडल में, कोई सी भी बुक में देख लियो, कहीं भी देख लियो, आपको बहुत ज्यादा बड़ा मिलेगा और बहुत ही ज्यादा कथा से लिखी हुई मिलेगी, उसमें कोई फायदा नहीं है उसे पढ़ के, जो मेन है इसका वही करेंगे। तो क्या लिखा हुआ हमारे पास, वक्राकार, ऐसे लिखेंगे, वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल
अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है डी फाई ई बराबर किस चीज के, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है भाई, ये होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, डी फाई ई बराबर क्या होगा, इस फॉर्मूले को क्या लिखेंगे, ई डी ए कोस थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इस फॉर्मूले में क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, इसे वेक्टर हट गया, इसका वेक्टर हट गया और बी का भी वेक्टर हट गया और क्या लग गया इसके साथ, कोस थीटा। ऐसे ही इस फॉर्मूले में क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ई वेक्टर है, ई वेक्टर का ई हट गया, डी ए वेक्टर है, डी ए वेक्टर का वेक्टर हट गया और क्या लग गया इसके साथ, कोस थीटा। ठीक है, तो ये डी फाई ई बराबर क्या बन गया, ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे आगे। अब क्या, क्योंकि थीटा बराबर तो 0 है, अब लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर है हमारे पास 0, तब क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। क्यों, क्योंकि जो कोस 0 है उसका मान कितना होता है, 1। तो लिख देंगे कोस 0 बराबर 1, क्योंकि कोस थीटा की जगह 0 रखा, थीटा बराबर 0 है, तो थीटा की जगह जब 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा कोस 0 अंश। तो कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 होगा जब, तब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, डी फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक है, तो यहाँ तक आगे समझ में। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, इसका संपूर्ण का निकालना हमें, तो लिख देंगे यहाँ संपूर्ण, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसका हो जाएगा समाकलन। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, डी फाई ई समाकलन बराबर ई डी ए का भी समाकलन। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब क्या होगा, अब इसका तो समाकलन होता नहीं, और देखो पहले से देखो, ये जो समाकलन का चिन्ह है, ये काहे का चिन्ह है, समाकलन का। बायोलॉजी वालों को समझ में नहीं आता, और मैथ वाले तो समझ जाएंगे क्योंकि मैथ में समाकलन है क्लास 12 में। तो ये जो समाकलन का चिन्ह है, ये डी को हटा देता है, ये समझो सीधा सा। ठीक है, जब डी हट जाएगा और समाकलन का चिन्ह इस डी को हटा देगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, फाई ई बचेगा बराबर, और ये जो ई है इसका नहीं होता है। ठीक है, इसे बाहर ले लेंगे, तो समाकलन किसका होगा, डी ए का। ठीक है, इसका होगा डी ए का, और डी ए बराबर होगा, लिख देंगे परंतु डी ए, समाकलन डी ए बराबर 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। चूंकि ये क्या है, बेलन के वक्राकार, बेलन के वक्राकार पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल है, पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, डीए भी क्षेत्रफल ही होता है, तो ये समाकलन डीए यानी 2 पाई आर एल, क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 2 पाई आर एल, क्योंकि वो बेलन बना हुआ है ना चित्र में। ठीक है, तो बेलन के वक्राकार पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एल के। तो यही हम इसकी जगह रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई ई बराबर क्या बन जाएगा, फाई ई बराबर, ई तो है ही हमारे पास, और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चलो, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो अब क्या हो, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब परंतु गॉस की प्रमेय क्या बोलती है, परंतु गॉस की
परमेय से, परंतु गॉस की परमेय से क्या होता है, गॉस की परमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। ये दिख रहा है ना क्लियर, एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये तो पता ही है ना, इसे थोड़ा और ऊपर करके लिख देंगे, दिखने में प्रॉब्लम ना हो। एप्सिलॉन जीरो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, अब क्या होता है, अब रेखीय आवेश घनत्व होता है हमारे पास, क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, इसका मान होता है लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। अब अगर हम यहां से क्यू का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, तो लिख देंगे इसलिए क्यू बराबर लैम्डा एल। कैसा हुआ है ये भी देखेंगे, कैसा हुआ देखो, ये है हमारे पास लैम्डा बराबर क्यू बटे एल है। ठीक है, अब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, वन में मान के इस किस में और इस किस में, तो क्यू की वन में करेंगे तो क्या आएगा क्यू, और लैम्डा की एल में करेंगे तो क्या आएगा लैम्डा एल, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यू बराबर लैम्डा एल। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्यू बराबर आ गया लैम्डा एल। अब ये जो मान है ये कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो एक्स्ट्रा है इसे साफ कर देंगे। ठीक है, रखेंगे तो क्यू का मान समीकरण 2 ये है, यहां रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू की जगह रखेंगे हम लैम्डा एल बटे ये क्या है, एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब क्या करते हैं, एक व इसे क्या मान लेंगे हम, इसे मान लो 3 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, अब देखो एक क्या है, एक समीकरण ये है फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल। ठीक है, और समीकरण 3 ये है, दोनों फाई ई के मान है, ये भी फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है, तो दोनों के मान आपस में बराबर होंगे, तो ये जो मान है ये किसके बराबर होगा, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन जीरो के। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, ई 2 पाई आर एल, ई 2 पाई आर एल किसके बराबर होगा, इसके मान के बराबर होगा लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ऐसे ही तो होती है, तो यहां तो कोई दिक्कत है। अब ई बराबर ये जो है ये कहा जाएगा, इसका सारा का सारा नीचे इसके साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा एल बटे 2 पाई आर एल, ये नीचे ले लिया और साथ में इसके एप्सिलॉन जीरो। ठीक है भाई, अब एल से तो कट गया, एल से कट गया हमारे पास एल, क्या बचेगा, ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन जीरो, ये बचा हमारे पास। अब क्या करते हैं, इसे एक साथ ले लेंगे 2 पाई और एप्सिलॉन जीरो को, अच्छा लगता है ये। ठीक है, इसके साथ ही रखा जाता है, तो ई बराबर 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसे एक साथ रख लिया, और इसे ऊपर क्या बचा, और लैम्डा और बटे एप्सिलॉन जीरो, सॉरी आर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका मान, ये हमें सिद्ध करना था, न्यूटन प्रति कूलाम, मात्रक लगा देंगे न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट्स में लिख लो, और आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखकर स्पष्ट कीजिए। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें मैं कराऊंगा, इससे अगली वीडियो जो आएगी वो शॉर्ट क्वेश्चन की आएगी। इस चैप्टर के मैं सारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है मैं कराऊंगा, उसमें लूंगा ऐसे। ठीक है, कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखकर स्पष्ट कीजिए, ऐसे ही आता है शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें ऐड होकर आता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष हो या खोल हो, एक ही बात है, खोल भी आता है यहाँ और कोष भी आता है। ठीक है, ज्यादातर कोष ही आया हुआ, अब की बार ज्यादातर खोल आया। ठीक है,
आवेश बराबर Q तथा त्रिज्या R के कारण विद्युत क्षेत्र का मान नंबर 1 खोल के बाहर, ऐसा भी आ सकता है खोल के बाहर या कोस के बाहर, इसके बाहर कोस के बाहर, ठीक है। नंबर 2 खोल के भीतर या कोस के भीतर, खोल की सतह पर या कोस की सतह पर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। और अथवा में ऐसा पूछा गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। ये जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी मैं कहाँ कराऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, इस अगली वीडियो में कराऊंगा। अभी मेन है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो गॉस के नियम की सहायता से इसे करेंगे। गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष या खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। देखो इसमें सोचने तीनों पूछे, खोल के बाहर, ठीक है, इसमें और खोल के भीतर भी पूछा और खोल की सतह पर भी पूछा गया, लेकिन इसमें कितना पूछा, सिर्फ खोल के बाहर पूछा, यानी कोष के बाहर पूछा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। कौन कौन से सन में आया, 2017, 2018, 2019 और 2024 के FT सेट में आया हुआ है। यूपी बोर्ड के देख लेंगे, चेक कर लेंगे, जो यूपी बोर्ड का 2024 का FT सेट है और 2024 का FW सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका ये चीज सोल्यूशन लिख के इसका चित्र बना लेंगे। ये बहुत ही आसान सा सिंपल सा चित्र है और मेरे पास मतलब बोर्ड है ये, तो इसमें गोला अच्छा से नहीं लगता, अच्छा बनता नहीं, तो आप अच्छे सा गोला बनाएंगे प्रकार से, ठीक है। तो क्या है ये, क्या है गॉसीय पृष्ठ और ये क्या है आवेशित गोलीय कोष। आवेशित गोलीय कोष क्योंकि प्लस चार्ज जा रहा है, इस पर आवेशित हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है R और ये बिंदु P है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, ये क्या है कैपिटल R और ये O है बिंदु, ठीक है। बस इतना सा ये चित्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। तो एक चीज का और बता दूं मैं कि ये जो है जहां तक पूछेगा आपको वहीं तक का उत्तर देना। खोल के बाहर पूछा तो यहीं रुक जाना, खोल के बाहर तक का करना। खोल के भीतर पूछा तो खोल का बाहर वाला भी करना पड़ेगा, फिर खोल का भीतर का होगा, ठीक है। अलग अलग कुछ नहीं है, सबसे पहले खोल के बाहर का ही होगा, फिर उसके बाद खोल के भीतर की स्टेप होगी, फिर उसके बाद खोल की सतह की स्टेप होगी, ठीक है। अगर खोल के बाहर तक ही पूछ रहा तो यहाँ तक रुक जाना, अगर भीतर पूछ रहा तो फिर आगे चलना, फिर सतह पर पूछ रहा फिर उससे भी आगे चलना, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, सिर्फ बाहर बाहर का पूछा इस सेट में। तो इस क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ क्या करना, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखनी, जो कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन की जो वीडियो आएगी अगली उसमें कराऊंगा। और बाकी क्या करना इसमें, बाकी आपको करना कि इसका फॉर्मूला सिद्ध करना बाहर तक का, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी बाहर का और भीतर का कैसा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे फिर। चलिए दोस्तों अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हेडिंग डालेंगे नंबर 1 गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष या बोलेंगे खोल के बाहर, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास बाहर वाला, ठीक है, बाहर वाला, ठीक है। उसके बाद गोलीय कोष के बाहर हो गया। अब लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव से, क्षेत्रफल अवयव से, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। जो मेन चीज है वो लिखनी है, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है वही बताओ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और फिर उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। पिछले क्वेश्चन में बताया, चूंकि क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि थीटा बराबर तो यहाँ भी 0 है, अब लिख देंगे चूंकि थीटा बराबर 0, अब क्या होगा डी फाई ई, ऐसे साफ कर दो, क्या होगा डी फाई ई बराबर ई डी ए, चूंकि कोस 0 अंश बराबर 1, ठीक है।
दिख रहा ना क्लियर? हाँ ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया ही, अब क्या करते हैं हम, अब संपूर्ण का निकालना, फिर समाकलन होगा इसका, तो लिख देंगे संपूर्ण, जैसा पहले क्वेश्चन में था बिल्कुल सेम, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक, गुजरने वाला वैद्युत फलक, ये क्या होगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए का क्या होगा, ये समाकलन। ठीक है भाई, अब डी का समाकलन करेंगे, इसका समाकलन, ये डी हट जाएगा, ये बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर, इसका समाकलन होता नहीं, ई बाहर आ जाएगा, किसका होगा, डी ए का। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, परंतु लिखेंगे, परंतु ये क्या है, गोला है, तो परंतु समाकलन डी ए क्षेत्रफल लगेगा, डी ए क्या है, क्षेत्रफल, तो ये कहाँ के बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के। क्यों होगा, क्योंकि ये गोलीय कोशीय पृष्ठ का, क्या लिखेंगे, गोलीय गोशीय, गोलीय गोशीय पृष्ठ का क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। कौन सा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये कहाँ क्या होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोलीय गोशीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो इसलिए इसकी जगह क्या रखेंगे, इस पूरे की जगह क्या रखेंगे हम, ये रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे फाई ई बराबर ई क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो बन गया ये, कोई दिक्कत नहीं। अभी संभाल लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, अब क्या होता है आगे, परंतु गॉस की प्रमेय क्या बोलती है, वही सब सीन है, परंतु गॉस की चेंज कितना हुआ, उसमें बेलन था 2 पाई आर एल था, इसमें गोलीय है तो 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अभी तक यही चेंज है, बाकी सब सेम चलता आ रहा है पीछे से। अब परंतु गॉस की प्रमेय से क्या होगा, फाई ई क्या होती है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, दिख रहा ना नीचे साफ, नहीं दिख रहा, ठीक है कोई बात नहीं, आगे लिख देंगे, यहां से मिटो कर आगे लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे क्या, पाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है भाई यहां तक। अब इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो, क्या कर दो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना कैसे करेंगे, समीकरण 1 ये है हमारे पास, समीकरण 2 ये है हमारे पास, तो इसका मान इसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, ई 4 पाई आर स्क्वायर कहीं के बराबर है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के बराबर है। ठीक है, यही तो लिखेंगे, तो लिखेंगे ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर किस चीज के है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के बराबर है। ठीक है भाई, अब ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ये तो चल ही रहा है इसके नीचे, तो ये तो है ही, ये जो साथ में है इसके कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा इसके नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, ई बराबर इसे क्या करते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, इससे 4 पाई को और एप्सिलॉन 0 को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, और ऊपर क्या बचा अब, क्यू बटे नीचे आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, यदि
गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो, सिग्मा हो, तो क्या होगा, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए। ठीक है, अभी हमारे पास क्यू का मान कितना है, ए का मान कितना है वैसे, अगर हम फिलहाल तो 4 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन अगर कैपिटल आर ले हम, ये जो दूरी है, ये जो त्रिज्या है, यहाँ घोड़ा जो हमने बनाया था उसमें एक कैपिटल आर लिया था और एक स्मॉल आर लिया था। अगर हम कैपिटल आर लें तो ए का मान कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल में होगा। ठीक है, तो सिग्मा बराबर हमारे पास क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये लिख दिया हमने, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से क्यू का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस किस में कर देंगे और इस किस में कर देंगे। क्यू की 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू की 1 में करेंगे क्या आ जाएगा, क्यू, और सिग्मा किस में करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, अब समीकरण 3 से अब क्या करेंगे, समीकरण 3 कौन सी है ये, अब लिख देंगे समीकरण 3 में क्यू का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्यू का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 3 में क्यू का मान रख दो, तो समीकरण 3 कौन सी है, ये, इसमें क्यू का मान यहाँ रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इधर का मैं साफ कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर उधर करना शुरू करेंगे आगे। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में क्यू का मान रखने पर, समीकरण 3 कौन सी है, ये क्यू का मान कौन सा है, ये जो क्यू का मान आया ये यहाँ रख देंगे। ठीक है भाई, अब देखेंगे तो E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू की जगह रखेंगे ये, तो क्या होगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 पाई से हमारे पास 4 पाई कट जाएगा और E बराबर हमारे पास आएगा 1 बटे एप्सिलॉन 0, ठीक है, सिग्मा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, इसे क्या मान लेंगे हम, गोलीय कोश के बाहर, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5 और न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो अगर गोलीय कोश के बाहर आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां तक ये करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा समीकरण 5 तक। ठीक है, और अगर फिर इसके बाद का पूछा जाता है तो वो एक एक दो दो लाइन के हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, उन्हें करेंगे अब। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लेंगे, अब हेडिंग क्या डाल लेंगे, नंबर 2 गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश या खोल के पृष्ठ पर के पृष्ठ पर। ठीक है भाई, ये हमने हेडिंग डाल लिया। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, क्या करना समझेंगे। ये जो छोटा आर है इसकी जगह रखेंगे बड़ा आर। ठीक है, जब भी गोलीय कोश या कोश के पृष्ठ की बात आएगी तो स्मॉल आर की जगह रखेंगे बड़ा आर, और आवेश तो क्यों ही रहेगा। तो अब हम तुलना किसकी करेंगे, ये बताओ, अभी हम तुलना किसकी करेंगे, अभी हम तुलना करेंगे इसी चीज की, किसकी, एक तो समीकरण ये 1 और 2 है, समीकरण 1 ये है। ठीक है, 1 ये थी, क्या थी 1, एप्सिलॉन 0 बराबर, समीकरण 1 क्या थी भाई, देखो याद रखनी पड़ेगी ना, पीछे से देखो, समीकरण 1 थी हमारे पास 5E बराबर E4 पाई आर स्क्वायर, ये समीकरण 1 थी हमारे पास। ठीक है, ये मैं लिख के दिखा रहा, फिर भूल जाओ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले लिखी थी। ठीक है, और समीकरण 2 कौन सी थी हमारे पास, समीकरण 2 थी कोश की परमें क्यू बटे एप्सिलॉन 0, यही तो थी।
ठीक, ये थी, इनकी हमने तुलना करी थी। लेकिन ये तुलना कब करी थी? ये तुलना जब करी थी जब हमारे पास जो आर का मान था वो स्मॉल था। अभी हमने क्या करा, क्योंकि हम पृष्ठ पे आ गए, तो जब पृष्ठ पे आ गए हैं हम, तो क्यू का सॉरी आर का मान है वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो अब हम इसे मान का तुलना करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, अब हम तुलना, ये तो हो गया इसके बराबर, हमने ये करा था, ऐसे तुलना करी थी ना, इसके बराबर ये। अब इसके बराबर ये तो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, E4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल कर देंगे इसे। अगली बात समझ में बस, तो क्या लिख देंगे, आर बराबर आर, और ये भी लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, बस ये बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है बीच में। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया कि कौन सी एक थी और कौन सी दूसरी समीकरण थी। ठीक है, तो E4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने समीकरण 1 व 2 से, नीचे जो हम चल रहे। ठीक है, इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये सही लगेगा। अब ये हो गया। अब क्या होता है, E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है इसके नीचे चला जाएगा यहीं, तो ये बन जाएगा क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0, ये तो बन जाएगा। अब इसे सही करके लिख लो, तो क्या बनेगा हमारे पास, E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई और एप्सिलॉन 0 एक साथ रहते हैं, इन्हें एक साथ रखेंगे, और ऊपर क्या बचा हुआ, क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो एक तो आ गया हमारे पास ये। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या होता है, क्यू का मान समीकरण 4 में रख दो। अब जो कि क्यू का मान है ये है, ये समीकरण 4 से यहां रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्यू का मान समीकरण 4 से रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 से रखने पर कहाँ रखेंगे, यहां रखेंगे। ठीक है, तो रखो। अभी मैं यहां से नीचे से साफ कर रहा हूं, उधर इधरली साइड से। ठीक है, तो कहाँ रखेंगे हम, कहाँ रखेंगे, यहां रखेंगे। ये क्यू का मान यहां रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू की जगह रखेंगे हम ये सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। E बराबर हमारे पास आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है भाई, यहां तक। तो सिग्मा बटे ई एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 5, सॉरी 6 मान लो, हाँ 5 तो होगी ना, 6 मान लो। ठीक है, तो इसे मान लेंगे हम। ये कहाँ की आई, ये कहाँ की आई, पृष्ठ पर, सतह पर। ठीक है, तो ये आ गया पृष्ठ या सतह पर, ये आ गया। अब हमारे पास थर्ड हेडिंग डाल लेंगे हम, गोलीय कोश के अंदर। क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर। ठीक है, गोलीय कोश के अंदर। अब गोलीय कोश के अंदर कैसा होगा बताओ, गोलीय कोश के अंदर इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें क्यू का मान 0 हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। और जब क्यू का मान 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मान लिया हमने लिया समीकरण 1, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। में ये समीकरण 1 व 2 क्या है, फाइव ई बराबर E4 पाई आर स्क्वायर, और समीकरण 2 कौन सी है, 5E बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये जो समीकरण 1 व 2 है, यानी क्या तुलना करी हमने, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू का मान, वैसे क्या है, क्यू बटे, ऐसे ही तो होगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0, लेकिन क्यू का मान हमारे पास 0 है, क्यू का मान हमारे पास 0 है, तो ये 0 रख देंगे। तो जब 0 है तो E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने सिद्ध कर दिया कि क्यू का मान 0 है तो E का मान भी 0 होगा। ये है गोलीय कोश के अंदर। ठीक है, इतनी शॉर्ट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक समान अभिसित अचालक समतल प्लेट के कारण
उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और अथवा में ऐसे भी आ सकता है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन से सन में आया हुआ क्वेश्चन है? 2017, 2018, 2019 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेंगे इसका सॉल्यूशन। ये चित्र बना लेंगे इसका फटाफट। गॉस ये पृष्ठ है, ठीक है, ये ई वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये बिंदु P है, ये भी ई वेक्टर है। इसे मान लेंगे, क्यों मान लो कोई बात नहीं। ये है, ये क्या है? आवेशित अनंत समतल चादर है। आवेशित है यानी प्लस प्लस आवेश आ रहा है इस पे, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो r है। ये इसका क्षेत्रफल है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास? करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। फाई ई बराबर होता है हमारे पास, ये देखेंगे, फाई 1 प्लस फाई 2। ठीक है, अभी ये क्या है? 2 है, विद्युत फ्लक्स ही है मतलब। ठीक है, लेकिन 2 माने, एक फाई 1 और एक फाई 2, तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम ही होगा वही। तो क्या लिख सकते हैं इसे? फाई ई बराबर, ठीक है, क्योंकि ये टोटल की बात हो रही, संपूर्ण की बात हो रही। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि 2 भागों में कोई चीज डिवाइड है, उसे हम कैसे लिखेंगे? फाई 1 और 2 लिखेंगे, या ए और बी लिखेंगे, एक ही बात है। ठीक है, ये लिख दिया इसका, और इसके लिए क्या आएगा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसके लिए भी यही आएगा। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड है, एक ही है, फॉर्मूला वही चलेगा जो पिछले क्वेश्चन में है, सेम। ठीक है, लेकिन ये 2 भागों में बटे हुए हैं, तो इसलिए अलग अलग लिखे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब फिर इसका जो फॉर्मूला है, क्योंकि पृष्ठ है S1 है और S2 है, उसे लिखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? समाकलन साथ चलेगा इसके। ठीक है, समाकलन भी साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फाई क्यों समाकलन साथ चलेगा? क्योंकि हमने इसका डी हटा दिया। ठीक है, अगर डी लगा हुआ होता तो इसका भी यहाँ, इसके इधर भी समाकलन आता। ठीक है, इधर इधर लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि इसमें डी नहीं है। ठीक है, ये बात समझेंगे। चलो अब इतना समझ लो बस। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला फाई ई बराबर क्या होगा? फॉर्मूला खोल लो इसका, समाकलन ई डी ए कोस थीटा, ये बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। फिर प्लस इसका क्या होगा? इसका भी यही होगा, ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। ठीक है, यहां तक। अब क्या करते हैं? अब क्या करेंगे भाई हम इसका? अब क्या करेंगे? इसका हो जाएगा, अब देखो, एक ही है, क्योंकि थीटा बराबर तो यहाँ भी 0 है, थीटा बराबर 0 है, लिख देंगे थीटा बराबर 0। तब क्या हो जाएगा? अब मैं लिखता नहीं, अब की बार डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि कई बार बता दिया। ठीक है, फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए। ठीक है, 0 ये हट जाएगा, क्योंकि क्या आ गया? ये जो कोस 0 है उसका मान कितना होता है? 1। यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ई डी ए समाकलन, फिर प्लस इधर भी क्या बचेगा? ई डी ए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो है, ये किसका है? ई का तो समाकलन होता ही नहीं, तो क्या किस चीज का होगा? फाई ई बराबर, ई बाहर ले लेंगे, डी ए का होगा इधर भी, और ई इधर भी बाहर ले लेंगे, इधर भी डी ए का समाकलन होगा। लेकिन परंतु दोनों जो पृष्ठ हैं उनका क्या है? क्षेत्रफल ए है, तो क्या लिखेंगे? परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल ए है। परंतु दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल ए है। जब दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल ए है, तब क्या हो जाएगा? इसकी जगह भी ए, इसकी जगह भी ए, तो लिख देंगे। तो क्या होगा? लिख दो, समाकलन डी ए बराबर समाकलन डी ए बराबर ए, इन दोनों के बराबर ए लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? फाई ई बराबर ई ए, इसकी जगह क्या लिखा? ए, इसकी जगह क्या लिखा? ए, तो ई ए प्लस ई ए, इसका भी ई ए। ठीक है, इसकी जगह भी ए लिखा, इसकी जगह भी ए लिखा। ठीक है, परंतु क्योंकि दोनों जो समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल है वो कितना है? ए है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया? अब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ये एक ई ए तो ये है, एक ई ए ये है। ठीक है, तो कितने ई ए हो गए? 2 ई ए लिख सकते हैं।
तो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। परंतु जो गॉस की प्रमेय है वो क्या है, लिख देंगे परंतु गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से क्या होता है, क्या होती है गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आ जाओ, यहां तक तो सही है। अब आ जाओ पृष्ठ आवेश घनत्व। अब आ जाओ पृष्ठ आवेश घनत्व, जो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए के बराबर होगा। किसके बराबर होता है, क्यू बटे ए के बराबर होता है। तो यहां से क्यू का जो मान है वो कितना आ जाएगा। ठीक है, क्यू का मान बताओ, पिछले में भी ऐसे ही हुआ था, सिग्मा ए। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे एक मान लेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, क्यू की वन में करी क्या है, क्यू बराबर सिग्मा ए की करी सिग्मा ए। ठीक है, अब ये जो आया इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब जो ये क्यू का मान है ये कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है रखो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई ई बराबर क्यू की जगह यहां रखेंगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0। देखो समीकरण 3 ही है, समीकरण 2 ही है। ठीक है, समीकरण 3 में क्यू का मान है सिग्मा ए, तो इसकी जगह यहां रखेंगे हम समीकरण 2 में, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, क्योंकि क्यू का मान ये है, बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर, अब लिख देंगे समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर, 1 क्या है ये है और 4 क्या है ये है, तो दोनों फाई के मान है, तो इसका जो मान है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, 2 ई ए बराबर किसके, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0 के। ये जो मान है इसका इसके बराबर होगा, तुलना कर दी ना मैं। ठीक है, तो ई बराबर यहां से क्या हो जाएगा, ये जो ई है, सॉरी ई बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 2 और ए है ये कहा जाएगा इसके नीचे, तो सिग्मा ए बटे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 तो इसके साथ है ही नीचे पहले से ऐसा कैसा ही, और ये 2 और ए और आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ए से हमारे पास ए कट जाएगा और ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 2 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 एप्सिलॉन 0, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ये यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक क्वेश्चन और रह गया इसका छोटा सा, उसे भी करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। स्थितिक विद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। मैंने बता दिया ये ऐड होकर आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, बड़ों क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैं अलग से कराऊंगा, अगर हर जगह कराऊंगा इसे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस बात में करा दूंगा, हर जगह ये आपको मिलेगा लगभग, तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अथवा ऐसा पूछा जा सकता है, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस नियम क्या है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से बनता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन है लिखना पड़ता है सारा का सारा। इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। वो कौन से सन में आया, 2018, 2022, 2023, 2024 FY सेट में और 2024 FS सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये जो 2024 FS सेट में है इसमें क्या आया हुआ है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना या प्राप्ति करना। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने हेडिंग ये बनाया, क्योंकि अथवा बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने हेडिंग इसका बना दिया, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। ठीक है, तो ये कौन से सन में आया,
2024 के FS सेट में यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये गोला बना लेंगे हम ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी, ये R है। ठीक है, ये Q है, ये O है। ठीक है, ये DA वेक्टर है, ये E वेक्टर है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों करते हैं सोल्यूशन। लिखेंगे हम यहाँ से क्षेत्रफल अवयव से बहुत ही आसान सा यह गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो डी फाई है, इकाई के बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये पढ़ते आ रहे हैं, मैंने बता भी दिया कई बार। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है डी फाई ई बराबर, इसे खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। लेकिन थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 है, तब क्या होगा, थीटा बराबर 0 है तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, हर क्वेश्चन में आ रही तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे भी। ठीक है, आपको खुद समझनी कि जो कोस जो जब थीटा बराबर 0 है और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये बचेगा। ठीक है, अब आ जाओ संपूर्ण की बात पे। संपूर्ण कोसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसका होता है, कैसा होगा, संपूर्ण की बात होगी जब, कैसा होगा, डी फाई ई क्या हो जाएगा, समाकलन, इसका भी क्या हो जाएगा, समाकलन। ठीक है, तो इसका डी हट जाएगा और क्या बचेगा, फाई ई बराबर, इसका ई बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, डी का समाकलन। ठीक है, क्योंकि ई का होता नहीं। ठीक है, यहां तक। अब जब ये क्या है, ये क्या है, काहे के बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि ये गोला है। ठीक है, गोला था वो तो दिखाया, तो 4 पाई आर स्क्वायर के हो गया। तो जब ये इसके बराबर हो गया तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर। देखो इसके बराबर ही है क्योंकि गोला है, चित्र में देखा ना ध्यान से। तो पहले पिछले में भी जब गोला था तो क्या था, क्षेत्र में 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, इसका मान, तो अब फाई ई बराबर ई, इसकी जगह क्या रख लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह पूरे। ठीक है, तो ये रख लिया हमने, तो क्या बन गया, ई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी सामान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, अब गॉस की परम है जो, वो क्या है, वो लिखेंगे, परंतु गॉस की परम से क्या है हमारे पास, गॉस की परम फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, 1 व 2 की तुलना करो, इसके बराबर ये मान हो, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर काहे के होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये जो 4 पाई आर है, ई 4 पाई आर स्क्वायर है, ये काहे के बराबर हो, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है, ई बराबर क्या हो जाएगा, ये जो सारा है ये इसके नीचे, तो क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0, ये तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसे 4 पाई को और इसे अलग कर लिख लिया एक साथ, और इसे ऊपर 1 लिख लिया क्योंकि इसी फॉर्म में लिखी जाती है अक्सर। तो और क्यू बटे, यहाँ क्यू बचा ऊपर और नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर, ये तो बच रहा है ना अब, तो ये हमने लिख लिया, तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तरफ। ठीक है, तो ये आ गया। अब यदि हम क्या करेंगे, यदि, ठीक है, अब यदि क्या है, एक लाइन लिख लें, इसे साफ कर लूं मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, इसे साफ कर लूं, बस कूलॉम का नियम की उत्पत्ति करेंगे। आधा तो ये हो गया, आधा क्या बहुत ज्यादा हो गया, एक लाइन रहेगी वो।
अब लिखेंगे हम एक लाइन, यदि Q आवेश से R दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तब उस पर कार्यरत बल, ठीक है, जो F बराबर होगा वो किस चीज के होगा, Q0 E के बराबर होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब F बराबर Q0 E, लेकिन E का मान ये है, ये रख लेंगे, E का मान रख लेंगे, ठीक है, रखो। तो F बराबर Q0 E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ठीक है भाई। अब क्या हुआ, कुछ कटा नहीं कटा, तो क्या लिख सकते हैं अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Q और Q0 एक साथ लिख लिया बटे r², ठीक है। या क्या लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती है, किसके अनुक्रमानुपाती होगा, Q0 के, और बटे व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, r² के। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो यही तो है क्या, कूलॉम का नियम। तो लिख देंगे यही अनुक्रमानुपाती का मतलब होगा बराबर, और व्युत्क्रमानुपाती का इसके उल्टा, ठीक है, यही कूलॉम का नियम है, ठीक है, यही कूलॉम का नियम है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है यही खत्म करते हैं। इसके चैप्टर के मैंने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे, वे कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी वीडियो के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ अलग सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।